नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी सच्ची घटना में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की हमारी सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की है। कानपुर जिले में एक पटकापुर नाम का गांव पड़ता है और पटकापुर में रहने वाली रेशमा रेशमा जो एक विधवा महिला होती है, देखने में बहुत ही खूब सुंदर होती है। और दोस्तों, इसके पति की जो है 3 साल पहले मौत हो चुकी होती है, जिसकी वजह से रेशमा घर में अकेली पड़ जाती है। वह अकेले होने के बावजूद अपने परिवार को संभालती है, अपने बच्चों को संभालती है। वह खुद मेहनत मजदूरी का काम करना शुरू कर देती है। रेशमा के परिवार में इसका इकलौता ही बेटा होता है, जिसका नाम बबलू होता है। बबलू की उम्र लगभग 15 साल के आसपास की होती है। कक्षा 8 में वो पढ़ाई किया करता था। रेशमा के परिवार में इसकी एक सास भी होती है, जिसका नाम राजवती देवी होता है। राजवती देवी अपनी इस बहू रेशमा देवी पर एक बाज की तरह नजर रखा करती थी, क्योंकि राजवती को अपनी बहू रेशमा देवी पर जरा सा भी विश्वास नहीं रहता है। राजवती इस बात को मानती थी कि उसका पति गुजर चुका है, जिसकी वजह से उसके कभी भी पांव लड़खड़ा जाए, लेकिन होने वाला यही होता है। रेशमा देवी इस घर में रहते हुए, मजदूरी करते हुए, घर के कामकाज करते हुए अपने आप को अकेला महसूस करने लगती हैं। रेशमा अपने अकेलेपन को दूर करने के बारे में सोचने लग जाती हैं। अब इस बात को सोचने लगती हैं कि मेरे घर में गरीबी का आलम है, ना किसी तरीके से अपनी गरीबी को दूर कर लिया जाए। अपनी गरीबी को दूर करने के लिए रेशमा किसी भी हद तक जा सकती थी। अब जैसे ही रेशमा देवी के पति की मौत हो जाती है, तो इसकी विधवा पेंशन भी नहीं बन पाती है। और इसी बात को लेकर जो रेशमा देवी होती है, वह हमेशा परेशान रहती थी। रेशमा देवी जैसे ही मजदूरी करने के लिए जाया करती थी, तो साथ में उसकी जो सासू राजवती देवी है, वो भी जाया करती थी। हमेशा इसके इर्द गिर्द घूमती फिरती थी। लेकिन अब रेशमा देवी अपने मन में सोचने लगती है कि इसकी सास तो उस पर बाज की तरह नजर रखती है, उसको अपनी खुशी के लिए कुछ तो करना चाहिए। दिन गुजरते चले जाते हैं और एक तारीख आई जाती है। 5 दिसंबर 2025 का दिन शाम के करीब 4:30 बजे के आसपास का वक्त होता है और रेशमा देवी अपने घर पर बैठी होती है। उसी समय एक सब्जी बेचने वाला गली में आता है। उसके बाद जो रेशमा देवी होती है, सब्जी खरीदने के लिए बाहर चली जाती है। अब इसकी एक पड़ोसन भी होती है, जिसका नाम रजनी होता है। रजनी भी एक विधवा महिला होती है। वह हमेशा सब्जी बेचने वाले से कभी बैगन खरीदती, तो कभी मूली खरीदा करती, और तो कभी जो है टमाटर खरीदा करती थी। कभी मूलियाँ खरीदा करती थी। इस तरीके से जैसे ही लड़की से जो लंबी मूलियाँ खरीदी रही होती है, उसी समय जो रेशमा होती है, वह रजनी को हंसते मुस्कुराते हुए कहने लगती है कि रजनी, तुम हर रोज लंबी लंबी मूलियाँ क्यों खरीदती हो? तुम्हारे घर के बाहर बहुत लंबी लंबी मूलियाँ पड़ी रहती हैं, आखिर तुम इतनी लंबी मूलियों का क्या काम करती हो? इसके बाद रजनी भी हंसते मुस्कुराते हुए कहती है कि थोड़ी देर के बाद मैं तेरे घर पर आती हूँ और फिर मैं तुम्हें सारी बातें बताऊंगी। इस तरीके से ये दोनों महिलाएं इस सब्जी बेचने वाले लड़के से सब्जियां खरीद लेती हैं। रजनी अपने घर पर चली जाती है और रेशमा अपने घर पर चली जाती है। थोड़ा समय गुजरने के बाद शाम के 5 बजे के आसपास का वक्त होता है। रजनी अब रेशमा के घर पर आती है और दोनों पड़ोसन बैठ जाती हैं, क्योंकि उस समय रेशमा देवी की सास जो राजवती होती है, वह पड़ोसियों के घर चली गई थी। और जैसे ये दोनों महिलाएं आपस में बातचीत कर रही होती हैं, तो रेशमा रजनी को कहने लगती है कि रजनी, तुम इतनी लंबी मूलियों का क्या करती हो? इसके बाद रजनी रेशमा को कहती है, तुम तो जानती हो कि मैं विधवा महिला हूँ और मेरी सास मुझ पर घर से बाहर निकलने नहीं देती। बस मैं मूलियों का सहारा ले लेती हूँ। और इस तरह से रेशमा देवी अब सारी बातें समझ जाती है। रेशमा देवी रजनी को समझाने की कोशिश करती है, देखो ये अच्छी बात नहीं है, इनकी वजह से तुम्हारी जान भी जा सकती है। लेकिन रजनी हंसते हुए कहती है, तुम भी कभी ना कभी मूली का सहारा लेके देखो और फिर इसके बाद तुम्हें पता चलेगा, जब तुम्हारा जो अकेलापन है वह दूर हो जाएगा। लेकिन रेशमा देवी हंसते हुए कहने लगती है कि मुझे ऐसी चीजों की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इस बात को कोई नहीं जानता था कि आगे भविष्य में चलकर यही मूलियां रेशमा देवी की जान लेने वाली थी, जिसके बारे में ना तो रजनी जानती थी और ना ही रेशमा देवी जानती थी। लेकिन रेशमा देवी इससे पहले 3 बड़ी-बड़ी घटनाओं को, बड़े-बड़े कांडों को अंजाम देने वाली थी। इसके बाद रेशमा देवी अपनी सहेली रजनी को कहने लगती है, रजनी, मेरी विधवा पेंशन अभी तक नहीं बनी है और जैसे ही विधवा पेंशन बन जाएगी, तो इसके बाद मेरे पास अच्छे खासे पैसे आने लग जाएंगे। अब इसके बाद रजनी कहने लगती है कि इस विधवा पेंशन को हासिल करने के लिए तुम्हें गांव के सरपंच सोनू के पास जाना पड़ेगा, और जैसे ही तुम उसके पास चली जाओगी, तो आगे का सारा काम सोनू सरपंच देख लेगा। लेकिन सोनू सरपंच एक ऐसा व्यक्ति है जो नाड़े का ढीला होता है, जो इस गांव की महिलाओं को खेतों में ले जाकर उनके साथ गलत काम किया करता था। लेकिन इसके बारे में रेशमा देवी कुछ भी नहीं जानती थी।
रेशमा देवी को अपनी पड़ोसन रजनी की सारी बातें पसंद आ जाती हैं। रेशमा सोचने लगती है कि उसे भी गांव के सरपंच सोनू के पास जाना चाहिए और अपनी विधवा पेंशन के बारे में बातचीत करनी चाहिए। इस तरह से लगभग 4 बजे के आसपास का वक्त होता है। रजनी अपने घर से चली जाती है। रेशमा अकेली रह जाती है। इसके बाद रेशमा अपने मन में सोचने लगती है कि इसकी सासू राजवती देवी घर पर नहीं है, उसे सरपंच के पास जाना चाहिए। अब थोड़ी देर देखती है, फिर 5:30 बजे के आसपास ये महिला रेशमा अपने घर से बाहर निकलती है और सोनू सरपंच के घर की तरफ चल पड़ती है। थोड़ी देर के बाद जैसे ही सोनू सरपंच के घर के दरवाजे पर पहुंचती है और दरवाजे पर दस्तक दी जाती है, तो सोनू की जो पत्नी होती है दरवाजा खोलती है और रेशमा सोनू की पत्नी से पूछने लगती है, आखिर सरपंच साहब कहाँ मिलेंगे। सोनू की पत्नी कहने लगती है वे खेतों की तरफ गई हैं। अब इसके बाद रेशमा अपने मन में इस बात को सोचने लग जाती है कि अब इसके पास अच्छा समय है, क्यों ना मैं खेत में जाकर सोनू सरपंच से बातचीत कर लूं। इस तरीके से रेशमा उसी समय उसके घर से बाहर निकलती है और खेतों की तरफ चल पड़ती है। 10 से 15 मिनट का वक्त गुजरने के बाद सोनू सरपंच के खेत में पहुंच जाती है। सोनू अपने खेत में बैठकर शराब पी रहा होता है, उसको काफी नशा भी हो चुका होता है। और जैसे ही रेशमा इस सोनू सरपंच के पास पहुंचती है, तो सोनू सरपंच की नज़र इस महिला रेशमा पर पड़ जाती है। और जैसे ही रेशमा इसके पास चली जाती है, तो रेशमा इसको कहने लगती है कि सरपंच साहब, मेरी विधवा पेंशन अभी तक नहीं बनी है और मुझे अपनी विधवा पेंशन बनवानी है। इसके बाद सोनू सरपंच कहने लगता है कि मैं तुम्हारी विधवा पेंशन जरूर बनवा दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ेगी। मैं जो है इस काम को तुम्हें जो है बहुत आसानी से करवा दूंगा। अब इसके बाद रेशमा देवी कहने लगती है कि देखो, मेरे पास देने के लिए पैसे तो नहीं है, लेकिन सोनू सरपंच कहने लगता है, देखो, मैं तुम्हारी विधवा पेंशन बनवा सकता हूँ और पैसे भी तुमसे नहीं लूंगा फ्री में, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी सेवा करनी पड़ेगी। इसके बाद जो रेशमा देवी होती है, सरपंच की सारी बातों को समझ जाती है। अब रेशमा देवी के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं होता है। रेशमा देवी सरपंच सोनू को कहने लगती हैं, देखो, जैसे ही मेरी विधवा पेंशन बन जाएगी, इसके बाद तुम्हें मैं सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन सोनू सरपंच नाड़े का ढीला होता है। सोनू सरपंच कहने लगता है कि देखो, खेत में दूर दूर तक कोई नहीं है, तुम भी इस खेत में अकेली और मैं भी इस खेत में अकेला हूँ, क्यों ना इस समय का फायदा उठा लिया जाए। रेशमा कहने लगती है, चलो ठीक है, लेकिन मेरी विधवा पेंशन जरूर बननी चाहिए। इस तरह से अभी सोनू सरपंच इस महिला को कहने लगता है कि चलो, मेरे खेत में चलते हैं और मेरे खेत में जो गेहूं का खेत है उसमें ही हम अपना समय गुजार लेते हैं। इस तरीके से ये महिला मान जाती है और इसके बाद सोनू सरपंच इस महिला रेशमा देवी को लेकर खेत के अंदर चला जाता है। फिर खेत के अंदर जाने के बाद ये दोनों ही अपनी ही रजामंदी से अपने गलत रिश्ते कायम कर लेते हैं। और सोनू सरपंच रेशमा इस गलत रिश्ते को तब तक कायम करते हैं, तब तक इन दोनों का मन नहीं भर जाता है। दोनों के मन को जैसे ही खुशी मिल जाती है और जैसे ही इन दोनों की इच्छा पूरी हो जाती है, तो इसके बाद सोनू सरपंच इस महिला को कहने लगता है, देखो, अगले महीने से ही तुम्हारी विधवा पेंशन बन जाएगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक काम और करना पड़ेगा। अब वो पूछती है, क्या करना पड़ेगा दूसरा काम, मुझे वो कौन सा काम है। इसके बाद ये सोनू सरपंच इसको कहने लगता है कि हमारे गांव में एक सीएससी की दुकान है, तुझे उस पर जाना पड़ेगा। वहां से एक लड़का बैठता है जिसका नाम रिंकू है, उसके पास तुम अपना आधार कार्ड लेकर चली जाना, साथ में अपने पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र ले जाना, और उसके पास फोन कॉल कर दूंगा और फिर तुम्हारा काम वो कर देगा। जैसे ये बात रेशमा को कही जाती है, तो रेशमा उस लड़के रिंकू का मोबाइल फ़ोन नंबर इससे लेती है और ये सरपंच इसको रिंकू का फ़ोन नंबर दे देता है। इसके बाद ये महिला सोचने लगती है कि क्यों ना मुझे अभी उसी दुकान पर चलना चाहिए। इस तरीके से ये दोनों इस काम को ख़त्म करने के बाद ये महिला गांव में वापस आ जाती है। शाम हो चुकी होती है, थोड़ा थोड़ा अंधेरा भी हो जाता है। इसके बावजूद भी ये महिला रेशमा अब रिंकू की सीएससी की दुकान पर पहुंच जाती है और जैसे ही ये सीएससी सेंटर पर पहुंचती है, तो देखती है कि दुकान तो बंद होती है। ये महिला रेशमा अपने मन में सोचने लगती है, चलो कोई बात नहीं है, कल सुबह खुलेगी तो इसके बाद मैं सुबह आ जाऊंगी। अब वो रिंकू जो नाम का लड़का होता है, इस महिला से मिलने के लिए काफी बेताब होता है। लेकिन जैसे ही रेशमा के घर के अंदर प्रवेश करती है, तो इसकी सासू जो है राजवती भड़क जाती है। राजवती इसको कहने लगती है, तुम इतनी देर रात गए कहाँ पर थी, कहाँ गई थी, मुझे बताइए। अब वो कहती है कि मैं अपनी विधवा पेंशन बनवाने गई थी, सोनू सरपंच के घर गई थी और मुझे विधवा पेंशन बनवाने का
जो है ज़रूरत है। अब जैसे ही विधवा पेंशन की बात जो उसकी सास सुनती है तो शांत पड़ जाती है। राजवती अपनी बहू को कहने लगती है, देखो अंधेरे के समय कहीं पर नहीं जाना चाहिए। इस तरीके से अपनी सास की सारी बातों को मान लेती है। लेकिन उसके बाद उसकी सास उसको कहने लगती है, जल्दी से हमारे लिए खाना तैयार कर लो, हमें भूख लगी है। लेकिन दूसरी तरफ इस महिला के दिमाग में सिर्फ विधवा पेंशन के बारे में विचार चल रहे होते हैं। और इस तरीके से महिला रेशमा देवी अपने पूरे परिवार के लिए खाना तैयार करती है। पूरा परिवार मिलकर खाना खाता है। खाना खाने के बाद अब तीनों सदस्य अपने अपने कमरे में जाकर लेट जाते हैं। लेकिन रेशमा को नींद नहीं आती है। रेशमा सोच रही होती है कि जब सुबह होगी कब मैं सीएससी केंद्र पर जाऊंगी और इसके बाद रिंकू से मिलूंगी। इस तरीके से सोचते सोचते विधवा महिला रेशमा को गहरी नींद आ जाती है। जैसे ही अगला दिन होता है तो करीब सुबह के 8 बजे का आसपास का वक्त होता है। अब इसके बाद ये महिला रेशमा देवी अपनी सास राजवती को कहने लगती है, माँ जी मुझे सीएससी सेंटर पर जाना है, रिंकू से मिलना है, विधवा पेंशन के लिए फॉर्म भरवाना है। राजवती कहती है, तुम उसकी दुकान पर जा सकती हो। और इसके बाद जो रेशमा होती है अपने घर से आधार कार्ड लेकर अपने पति का मृत्यु प्रमाण पत्र लेकर सीएससी सेंटर पर चली जाती है। दुर्भाग्य की ये बात होती है कि सीएससी सेंटर पर रिंकू अकेला बैठा होता है। उस समय तक उस दुकान के अंदर कोई दूसरा तीसरा ग्राहक नहीं होता है। लेकिन रिंकू भी एक ऐसा लड़का होता है जो कि नाड़े का ढीला होता है। वह भी इस गांव की औरतों को महिला को पसंद किया करता था। वह सोनू सरपंच की तरह नाड़े का ढीला होता है। रिंकू की नजरें जैसे ही इस विधवा महिला पर पड़ती हैं तो वह रिंकू इसको अजीब तरीके से देखने लगता है। इसकी खूबसूरती और इसकी सुंदरता को ऊपर से नीचे तरफ देखने लग जाता है। रिंकू अपने मन में सोचने लग जाता है कि इतनी खूबसूरत और सुंदर महिला मैंने आज तक जिंदगी में नहीं देखी है। इसके बाद यह महिला रेशमा देवी रिंकू को कहने लगती है कि मुझे अपनी विधवा पेंशन बनवानी है, मुझे यहाँ पर सरपंच ने भेजा है। रिंकू तुरंत समझ जाता है कि सोनू सरपंच इससे मिल चुका है। और इस तरीके से अब रिंकू इस महिला को कहने लगता है कि देखो तुम्हारी विधवा पेंशन अगले ही महीने बन जाएगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझे खुश करना पड़ेगा। जैसे ही साफ साफ शब्दों में ये बात कही जाती है तो रेशमा देवी हैरान रह जाती है कि ये कैसी बात कर रहा है। लेकिन रिंकू वहां पर साफ साफ शब्दों में कहने लगता है कि जैसे तुमने जो है सरपंच को खुश किया था वैसे ही तुम्हें मुझे खुश करना पड़ेगा, तभी तुम्हारी विधवा पेंशन बन सकती है। और इस तरीके से विधवा महिला के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं रहता है, कोई दूसरा उपाय नहीं रहता है। अब ये महिला काफ़ी मजबूर हो जाती है। रेशमा अब रिंकू को कहने लगती है, देखो मेरे घर पर मेरी सास रहती है, मेरा बेटा भी रहता है, हमें कहाँ पर मौका मिल सकता है। अब रिंकू कहने लगता है, देखो हमारे खेत में यहाँ से थोड़ी दूरी पर है, मेरे खेतों में कोई भी आता जाता नहीं है। ऐसा करो तुम इसी समय मेरे खेत की तरफ चलो, थोड़ी देर के बाद मैं खेत में आ जाऊंगा। और इस तरीके से रेशमा देवी इस रिंकू की सारी बातों को मानकर उसी समय खेतों की तरफ चल पड़ती है। लेकिन यह महिला नहीं जानती थी कि इसके साथ क्या होने वाला है। और इस तरीके से 15 मिनट का वक्त गुजरने के बाद रिंकू अपनी मोटरसाइकिल लेकर अपने खेतों में पहुंच जाता है। तब तक वहां पर रेशमा पहुंच चुकी होती है। रेशमा इस बेसब्री से इंतजार कर रही होती है। जैसे ही रिंकू अपने खेत में पहुंचता है तो इसके बाद महिला को कहने लगता है, देखो हमारे खेत के अंदर एक बहुत अच्छा कमरा बना है, उस कमरे में चलते हैं। और इस तरह से रेशमा और रिंकू नाम का जो लड़का होता है इस खेत में बने कमरे के अंदर चले जाते हैं। कमरे का दरवाजा बंद कर लिया जाता है और फिर ये दोनों ही अपनी ही रजामंदी से गलत रिश्ते कायम कर लेते हैं। दोनों मिलकर इस गलत काम को लगातार करते रहते हैं। ये काम तब तक किया जाता है तब तक दोनों का मन शांत नहीं हो जाता है, दोनों की इच्छाएं पूरी नहीं हो जाती हैं। और जैसे इन दोनों का सारा काम खत्म हो जाता है रिंकू इस महिला को कहने लगता है कि अगले महीने से ही तुम्हारी पेंशन बन जाएगी। और इसके बाद ये महिला बड़ी खुश हो जाती है। लेकिन रिंकू उसी समय अपनी जेब से मोबाइल फोन निकालता है और वह सोनू सरपंच के पास फोन कॉल करता है। सोनू सरपंच को कहता है कि देखो रेशमा देवी मेरे खेत में मेरे साथ बैठी हुई है, अगर तुम भी बहती गंगा में डुबकी लगाना चाहते हो तो जल्दी मेरे खेत में आ जाओ। सोनू सरपंच उसी समय अपने दोस्त इस रिंकू को कहने लगता है कि 15 मिनट मेरा इंतजार करो, मैं अभी मोटरसाइकिल के माध्यम से खेत में आ रहा हूँ। इस तरह से जो सोनू अपने घर से मोटरसाइकिल उठाता है सबसे पहले वह गांव के शराब के ठेके पर जाता है, वहां से शराब खरीदता है। फिर इसके बाद किसी दुकान पर जाता है, वहां से खाने पीने का सामान खरीद लिया जाता है। ये सारा सामान खरीदने के बाद अब सोनू सरपंच खेत में पहुंच जाता है, जहाँ पर पहले से ही रिंकू और रेशमा देवी बैठे हुए थे। इसके बाद सोनू सरपंच जो होता है रिंकू से मिलता है, बातचीत करता है, कहता है इस महिला की विधवा पेंशन अगले महीने से आनी चाहिए। रिंकू भी कहता है कि सरपंच साहब इस बात की फिक्र मत करो, लेकिन यह महिला हमें खुश भी करती रहेगी। सरपंच कहते हैं ये महिला हमें खुश करती रहेगी,
इस बात की तुम फिक्र मत करो। और इस तरीके से अब सोनू सरपंच और रिंकू कुछ देर तक वहाँ पर बातचीत करते हुए शराब पीने लग जाते हैं। थोड़ी देर के बाद जब दोनों को गहरा नशा हो जाता है तो दोनों सरपंच और रिंकू कहने लगता है कि चलो इस महिला को तुम्हारे खेत में बने कमरे के अंदर ले चलते हैं। इसके बाद ये दोनों इस महिला रेशमा देवी को अपने कमरे के अंदर ले जाते हैं। फिर से उसी काम को करने लगते हैं। तीनों मिलकर इस गलत काम को तब तक करते हैं तब तक तीनों का मन नहीं बढ़ जाता है। तीनों के मन को शांति मिल नहीं जाती। और जैसे इन तीनों का सारा काम खत्म हो जाता है इसके बाद ये तीनों इस कमरे से बाहर निकलते हैं। कुछ देर तक वहां से खेत के अंदर ही बैठकर बातचीत करने लगते हैं। दूसरी तरफ जो सोनू सरपंच और रिंकू वहीं पर बैठकर शराब पीने लग जाते हैं। अब जैसे ये तीनों खेत में बैठकर बातचीत कर रहे होते हैं तो उसी समय रेशमा देवी के एक पड़ोसी जिसका नाम राधा देवी होता है वह चारा काटने के लिए पहुंच जाती है। राधा देवी देखती है वहां पर रेशमा बैठी हुई है। रेशमा के पास गांव का सरपंच सोनू और साथ में रिंकू बैठा हुआ है। रिंकू सरपंच ये दोनों बैठकर शराब पी रहे हैं। राधा अपने मन में सोचने लगती है कि रेशमा देवी गलत रास्ते पर चल पड़ी है। आज इनके साथ अपना समय गुजारती है लेकिन राधा अपने कामकाज में व्यस्त हो जाती है। और जैसे ही 10 से 15 मिनट का समय गुजरता है इसके बाद सरपंच सोनू साथ में रिंकू इस महिला रेशमा देवी को लेकर फिर से कमरे के अंदर चले जाते हैं। राधा देवी इन तीनों को देख रही होती है। राधा देवी को अब यकीन हो जाता है कि वास्तव में ये रेशमा देवी इन दोनों के साथ गलत काम करती है। और जैसे ही राधा को इस बात का यकीन हो जाता है तब राधा सोचने लग जाती है कि जो रेशमा की सासू है राजवती इसको जरूर पता चलना चाहिए। अब कि शाम का वक्त हो जाता है। फिर इसके बाद जो राधा देवी होती है वह सीधे ही राजवती के घर जाती है। राजवती देवी के घर जाने के बाद राजवती को कहने लगती है कि तुम्हारी जो बहू है रेशमा वह गांव के सरपंच और रिंकू के साथ खेत में गलत काम करती है। राजवती को इस बात का बेहद गुस्सा आता है। इसके बाद जो राधा देवी होती है राजवती को कहने लगती है कि तुम इसके बारे में मेरा नाम बीच में मत लेना। इस तरीके से इनके घर में आग लगाकर राधा देवी घर से बाहर निकल जाती है। जैसे ही 15 मिनट का वक्त गुजरता है रेशमा अपने घर पर आती है। रेशमा घर पर आती है तो इसकी सास राजवती इसको गालियां देना शुरू कर देती है। डांटना फटकारना शुरू कर देती है। कहती है तू आज सोनू सरपंच और रिंकू के साथ खेत में क्या करने गई थी। वहां पर रेशमा कहने लगती है कि मैं विधवा पेंशन बनवाने के लिए वहां पर गई थी। इसके बाद इसकी सास इसको धमकी देती है और गालियां देती है और कहती है आज के बाद तुम्हें घर से एक कदम बाहर नहीं निकालना है। अगर तूने घर से एक कदम भी बाहर निकाला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस तरीके से राजवती अपनी बहू को रेशमा देवी को धमकी देने के बाद अपने कामकाज में व्यस्त हो जाती है। रेशमा देवी के पास कोई भी चारा नहीं होता है। रेशमा अपने घर से बाहर निकलना बंद कर देती है। रेशमा हमेशा एक ही बात सोचती रहती थी कि उसकी सास ने उसको घर के अंदर कैद करके रखा है। ना तो उसकी सास खुद बाहर जाती है और ना ही उसको बाहर जाने देती है। अब इसके बाद जैसे ही 10 दिन का वक्त गुजर जाता है तो एक तारीख आ जाती है 4 जनवरी 2026 का दिन। सुबह के 10 बजे के आसपास का वक्त होता है। रेशमा अपने घर में कामकाज कर रही होती है। साथ में इसकी सास राजवती भी घर में कामकाज कर रही होती है। जैसे ही 15 मिनट का वक्त गुजरता है तो रेशमा की एक पड़ोसन जिसका नाम रजनी होता है वह आज इसके घर पर आती है। और इसके बाद रजनी और रेशमा दोनों बैठकर बातचीत करने लग जाती हैं। दोनों एक दूसरे की सुख दुख की बात पूछने लगती हैं। रेशमा रजनी को कहने लगती है कि मेरी सासू ने तो मुझे घर के अंदर कैद कर रखा है, कहीं नहीं निकलने देती। आखिर ऐसा कब तक चलेगा। मैं अपने घर में बिल्कुल अकेली पड़ गई हूँ। जब से मेरे पति गुजरे हैं तो मुझे पति का सुख भी नहीं मिला। अब ऐसी ऐसी बातें इन दोनों के बीच में हो रही होती हैं। रजनी कहने लगती है देखो मैं एक विधवा महिला हूँ और मेरा पति मेरे पास नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इतनी खुश रहती हूँ कि तुम्हें मेरी खुशी का कोई अंदाजा नहीं है। इसके बाद जो रेशमा होती है रजनी को पूछने लगती है आखिर तुम इतनी खुश कैसे रहती हो। यहाँ पर रजनी अपनी पूरी कहानी को सुनाना शुरू कर देती है। रजनी कहती है कि तू तो जानती है कि मैं हर रोज लंबी लंबी मूलियाँ खरीदती हूँ और मैं मूलियों का सहारा लेती हूँ जिनकी वजह से मुझे सब कुछ मिल जाता है। रेशमा देवी अब अपने मन में सोचने लगती है कि घर के अंदर बंद रहती है, उसकी सास उस पर बाज की तरह नजर रखती है। अब ये काम बिल्कुल ठीक रहेगा। रेशमा अपनी इस पड़ोसन रजनी देवी की सारी बातों को मान लेती है। और जैसे ही 15 मिनट का वक्त गुजरता है रजनी देवी अपने घर से बाहर निकल जाती है। और इस तरीके से थोड़ी देर के बाद एक सब्जी बेचने वाला लड़का गली में आ जाता है। इसके बाद जो रेशमा होती है अपनी सास राजवती को कहती है कि माँ जी आज मूली के परांठे बनाने का बहुत मन है। ऐसा करो बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी लंबी लंबी मूलियाँ खरीद कर लाओ।
इसके बाद मैं परांठे बना दूंगी और इस तरीके से राजवर्ती बड़ी खुश होकर सब्जी बेचने वाले के पास चली जाती है। मुंह से लंबी लंबी मूलियां लेकर घर से लेकर आ जाती है। अब जो रेशमा होती है उन मूलियों को रसोई के अंदर रख देती है, लेकिन रेशमा मौका देखते ही उनमें से एक मूली उठाती है और मूली उठाकर वह बाथरूम के अंदर चली जाती है। बाथरूम भी कुछ ठीक नहीं होता है, उसका दरवाजा टूटा फूटा होता है और बावजूद यहाँ महिला जो होती है उस बाथरूम के अंदर मूली को लेकर चली जाती है। कम से कम 10 मिनट का वक्त गुजर जाता है। दूसरी तरफ राजवती लगातार अपनी बहू को देख रही होती है। राजवती इस बात को सब्र नहीं आता इसकी बहू अभी तक बाथरूम से बाहर क्यों नहीं आई। राजवती बेचैन हो जाती है, वह सोचने लग जाती है कि बाथरूम के अंदर आखिर क्या काम चल रहा है। इसके बाद जो राजवती होती है अपनी बहू को देखने के लिए बाथरूम चली जाती है। बाथरूम का दरवाजा कुछ ठीक नहीं होता है, जिसकी वजह से राजवती उस दरवाजे को खोल लेती है और जैसे ही राजवती अंदर झांक कर देखती है तो राजवती की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। राजवती का पारा ऊंचा हो जाता है। राजवती अपनी बहू रेशमा को गालियां देना शुरू कर देती है। कहती है कि तूने सब्जियों का सहारा लेना शुरू कर दिया है, तो रजनी के पास बैठती है और रजनी भी ऐसी है और तू भी ऐसी है। बस इसी बात को लेकर रेशमा और इसकी सास राजवती के बीच झगड़ा होना शुरू हो जाता है। दोनों एक दूसरे को मरने मारने पर उतारू हो जाती है। दोनों एक दूसरे को गालियां देना शुरू कर देती हैं। कुछ पड़ोसी भी इन सारी गालियों को सुनकर वहां पर इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन रेशमा जैसे ही उन पड़ोसियों को देखती है तो रेशमा का इतना ज़्यादा गुस्सा आने लगता है कि वह अपनी आपा खो देती है और रेशमा देवी उन्हीं पड़ोसियों के सामने अपनी सास राजवती को जोरदार तरीके से धक्का दे देती है, जिसकी वजह से इसकी सास का जो सिर होता है दीवार से टकरा जाता है। जैसे ही राजवती का सिर दीवार से टकराता है तो वे नीचे गिर जाती है और मौके पर ही राजवती देवी अपना दम तोड़ देती है। जैसे ही ये काम हो जाता है उसके बाद पड़ोसी जन इस महिला रेशमा को वहीं पर पकड़ लेते हैं, इसको डांटते फटकारते हुए। लेकिन पड़ोस उनमें किसी एक पड़ोसी होता है जिसका नाम दोस्तों रामलाल होता है। रामलाल नजदीकी पुलिस स्टेशन में फोन कॉल करता है। करीब 1 घंटे का वक्त गुजरने के बाद मौके पर पुलिस पहुंच जाती है। अब इसके बाद महिला रेशमा को जो मौके पर गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है और इससे पूरी पूछताछ की जाती है। पूरी कहानी पूछी जाती है तो रेशमा अपनी पूरी कहानी जब पुलिस वालों को सुनाती है तो पुलिस वाले के भी होश उड़ जाते हैं। इसके बाद पुलिस वाले इस महिला रेशमा के खिलाफ चार्जशीट तैयार कर लेती है। ये बात भविष्य के घर में छिपी है कि आखिरकार जज साहब रेशमा को क्या सजा सुनाने वाले हैं। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी को परेशान करना नहीं था, न किसी की भावना को आहत करने का था। केवल समाज में होने वाली घटनाओं को आपको जागरूक और सचेत करने का था। कि दोस्तों कहते हैं ना कि संगत का असर इंसान पर बहुत जल्दी पड़ जाता है और ना जो रजनी नाम की महिला होती है ना इस महिला के पास बैठती और ना जो है इसकी ज़िंदगी खराब होती। तो मैं आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपका बच्चा या आपकी पत्नी या आपकी या मतलब बहन या आपका भाई है, कोई भी अगर आपका जो परिवार का सदस्य है अगर किसी भी मतलब व्यवस्था में फंसा हुआ है या यारी दोस्ती में, तो उस पर कड़ी नज़र रखना, क्योंकि संगत का असर इंसान पर सबसे पहले पड़ता है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम के माध्यम में आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिखना। दोस्तों, ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं था, न किसी की भावना को आहत करने का था। केवल समाज में होने वाली घटनाओं से आपको जागरूक और सचेत कराने का था। दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नए घटनाक्रम के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।